जोहार दोस्तों, मेरे चैनल आंसरगढ़ पे आपका स्वागत है। आज हम CNT एक्ट यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेंगे और बहुत सारे आगे वीडियो बनाऊंगी। उस पर स्टेप बाय स्टेप रहेगा, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं अलग अलग वीडियो पे अलग अलग एक्ट के बारे में बताऊंगी। CNT एक्ट यानी भूमि संबंधी ये कानून है जो 1908 ईस्वी में बनाया गया है। छोटा नागपुर के भूमि संबंधी अधिनियम या कानून में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का सर्वप्रमुख स्थान है। इसके अलावे जो पहले का या बाद का अधिनियम है वे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के समान अधिनियम है। CNT एक्ट 1908 के पहले भूमि के नियम के बारे में आज हम जानेंगे। 1765 ईस्वी में मुगलों द्वारा अंग्रेजों को बंगाल बिहार की दीवानी देने के उपरांत छोटा नागपुर में भूमि संबंधी कानूनों का आरंभ हुआ। 1771 ईस्वी में छोटा नागपुर के महाराजा दर्पण नाथ शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली और 12,000 रुपये सालाना टैक्स देना स्वीकार किया। अंग्रेज शासक एवं स्थानीय राजा ने इस क्षेत्र में अधिक से अधिक टैक्स वसूली के लिए इस क्षेत्र में बाहर के लोगों को बसाना शुरू किया और उन्हें जमीनों का पट्टा देना शुरू किया। इस क्षेत्र के नए मालिक और उनके साथ आए ठेकेदार, साहूकार और जमींदार सभी मिलकर इस क्षेत्र की जनता के शांत जीवन में उथल पुथल मचा दिया। 1789 ईस्वी में आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया जो 1775 ईस्वी तक चलता रहा। आदिवासियों को शांत करने के लिए बंगाल रेगुलेशन लाए गए जो पूरे बंगाल क्षेत्र में प्रभावी था, जिसमें छोटा नागपुर का क्षेत्र भी शामिल था। मगर इन रेगुलेशनों के प्रावधान आदिवासियों को डिगा नहीं सके। अंततः 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन ने कोल्हान क्षेत्र में रहने वालों के लिए नियम बनाए जो कुछ हद तक सर्वमान्य रहे और आदिवासियों को शांत कर सके। 1837 ईस्वी में विल्किंसन रूल के पश्चात भी आदिवासियों के जमीनों एवं उनके सामुदायिक एवं व्यक्तिगत जीवन में बाहरी दखल अंदाजगी बंद नहीं हुई। 1854 ईस्वी में छोटा नागपुर को बंगाल प्रांत के एक गैर रेगुलेशन प्रदेश के रूप में एक आयुक्त के अधीन कर दिया गया। गैर रेगुलेशन प्रदेश में सामान्य रूप से साधारण कानून तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक कि उसके लिए अलग से घोषणा नहीं की जाए। इसकी तुलना मौजूदा भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची से की जा सकती थी। 1854 ईस्वी में आदिवासियों ने जमींदारों से जबरन अपने पुरखों की जमीन वापस लेने का प्रयास किया, जिससे आदिवासियों तथा जमींदारों एवं ठेकेदारों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया जो 1858 ईस्वी में शांत हुआ। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसे शांति बनाए रखने और भविष्य में खूनी संघर्ष ना हो, इसके लिए 15 अप्रैल 1858 ईस्वी को श्री लोकनाथ शाही, जो तत्कालीन जमींदार थे तथा उप सहायक आयुक्त को भूइहारी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया, जिसने 1860 ईस्वी में काम आरंभ किया।
मगर श्री लोकनाथ शाही की मृत्यु के कारण यह बीच में ही रुक गया। तब भूइहारी जमीन के हक का आधिकारिक बंदोबस्ती के साथ छोटा नागपुर के कुछ भूधृति को जांचने, प्रबंध करने एवं पंजीकृत करने के उद्देश्य से छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम को बंगाल काउंसिल के द्वारा 17 मार्च 1869 ईस्वी को अधिनियमित किया गया, जो 1 अप्रैल 1869 ईस्वी से प्रभावी हुआ। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के असफलता का कारण को जानेंगे। पहला कारण, आदिवासियों से जुड़े इस अधिनियम को बनने में बहुत देर हो गई थी। दूसरा कारण, आदिवासियों की अज्ञानता और आशंका इस अधिनियम के सफल होने में बाधक साबित हुई थी। तीसरा कारण, यह अधिनियम भूइहारी जमीन को छोड़ दूसरे प्रकार के भूधृतियों या जमीनों के बारे में मौन था। इस प्रकार यह अधिनियम, जो मुख्यतः आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए एवं उनको जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था, अपने मकसद को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं कर पाया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए।